हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिज़िक्स। तो हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी जिसमें हम उन सारे बेसिक मैथ की बात कर रहे हैं जो हमको फिज़िक्स में काम आएगा। मैथ की वजह से हमारा फिज़िक्स में सवाल ना अटके, इसलिए अपन सबसे पहले ये बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें साइन 180 साइन 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ग्राफ्स, एंगल, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, ठीक है, साथ में डिफरेंशिएशन जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज की इस क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं अगला हमारे पास मैथमेटिकल टूल इंटीग्रेशन। पूरी फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खूब काम आते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है हमारे पास वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन पूरा आ गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेशन पूरा आ जाएगा। बस आपको एक बार ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। क्लियर। अगर आपने बाकी मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक अटैच कर रहा हूँ, आप वहाँ से वो भी प्रेफर कर सकते हैं, पहले देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आप सब ने ये समेशन का सिंबल डेफिनेटली देखा होगा। जब हमको फाइनाइट वैल्यू ऐड करनी होती है, जैसे 1 + 2 + 3, इस तरीके से आपको बोल दिया इन नंबर्स का एडिशन करना है, तो ये फाइनाइट वैल्यूज हैं और इनको ऐड करने के लिए अपन ये समेशन का सिंबल काम में लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं इन्फानाइटली स्मॉल वैल्यूज लाइक एलिमेंटल वैल्यू dx, dv, dl, वेरी स्मॉल वैल्यू, जहाँ पे इनकी वैल्यू इतनी स्मॉल होगी लगभग 0.0000001 टाइप की, तो इन्फाइनेटली स्मॉल वैल्यूज़ को जब मैं ऐड करूँगा तो उसके लिए ये समेशन सिंबल ना लगा के अपन इस तरह का समेशन सिंबल काम में लेते हैं, जिसको बुलाते हैं इंटीग्रेशन। तो जो काम फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए समेशन करता है वही काम इन्फाइनेटली स्मॉल वैल्यूज़ के लिए इंटीग्रेशन करता है। तो इंटीग्रेशन का काम क्या है, बेसिकली चीज़ों को ऐड कराना। इंटीग्रेशन का काम क्या रहेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन का यूज है हमारे पास चीज़ों को ऐड कराना, और एडिशन भी कैसा, स्केलर एडिशन, ठीक है। स्केलर एडिशन कराने के लिए इसको काम मिलेंगे। अब आगे चल के हम इससे फोर्स भी एडिशन कर रहे होंगे, वेलोसिटी भी एडिशन कर रहे होंगे। अब बात तो ये है कि भाई हमारे पास ये तो वेक्टर स्केलर एडिशन करता है, फिर हम कैसे उन फोर्सेस का एडिशन कर रहे होंगे तो उसके रिगार्डिंग जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई हम बता देंगे। चलो हल्का सा अगर मैं भी आइडिया दूं, जैसे मान लो फोर्स का मैग्नीट्यूड है dF, इस डायरेक्शन में लगातार बदल रहा है, तो वहाँ उस नेट फोर्स निकालने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी स्केलर एडिशन नहीं कर सकते, उसका वेक्टर एडिशन करना है। तो ऐसे में उस फोर्स का क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट अलग ले लेते हैं, वाई कंपोनेंट अलग ले लेते हैं, फिर एक्स का अलग इंटीग्रेशन होता है और वाई का अलग इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। बाकी एक बार इनको अपन जहाँ पढ़ेंगे वहीं पर एक बार फिर से इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का काम क्या, चीज़ों को स्केलर एडिशन कराना। अब इंटीग्रेशन हमारे पास 2 टाइप का होता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस एक बार आपको ध्यान से इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। इंटीग्रेशन हमारे पास 2 टाइप का होता है। एक तो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रेशन। नाम से ही क्लियर है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एक ऐसा इंटीग्रेशन है जहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट में जो वैल्यू आएगी वो इनडेफिनिट आएगी, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं होगी, कोई इक्वेशन टाइप का आएगा। जैसे मान लो fx टाइप की कोई इक्वेशन आ जाएगी, sin x आ गया, cos x आ गया, e⁻x टाइप का आ गया। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो आउटपुट अपन को मिलेगा वो क्या होगा, इक्वेशन की फॉर्म में होगा। और डेफिनेट में क्या होगा, हम लिमिट्स को काम मिलेंगे। अब लिमिट्स क्या होती हैं उनकी बात मैं करूँगा अभी। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स को काम मिलेंगे तो आउटपुट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, डेफिनेट वैल्यू आएगी। इसमें कोई इक्वेशन नहीं आने वाली है, आउटपुट में फिक्स वैल्यू मिलेगी, इसलिए इस इंटीग्रेशन को अपन क्या बुलाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक बार वीडियो पॉज करके जरा से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन,
जैसे हमने डिफरेंशिएशन के सिंबल समझे थे, पहले हम जरा समझ लेते हैं कि इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। तो ये जो सिंबल है हमारे पास, ये कुछ स्नेक जैसा नज़र आ रहा है अपन को, ये जो है हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब जिस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ स्मॉल एफ एक्स से, और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ यहाँ डी एक्स से। ठीक है, एक एक चीज़ का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो ये क्या है हमारे पास, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, जहाँ कहीं भी ऐसा दिख जाए मतलब इंटीग्रेशन करना है। अब बात आती है किसके रेस्पेक्ट में करूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ डी एक्स करके कुछ मिलेगा, डी एक्स मिलेगा या डी टी मिलेगा या डी वाई मिलेगा। इसमें डी एक्स मिल रहा है, मतलब ये क्या है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब जो भी इक्वेशन तुम्हें दे रखी है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अगर यहाँ डी टी होता मतलब जो भी इक्वेशन दे रखी है उसका टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अब ये क्या है हमारे पास, ये वो इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो, तो इसको बुलाते हैं इंटीग्रेंड। ठीक है, तो मैं इस इंटीग्रेंड का वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ये अपन को डिनोट कर रहा है सिंबल्स। इस इंटीग्रेंड का इस वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेशन किया जा रहा है। क्लियर। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ फार्मूला को काम में लेके कुछ आउटपुट भी आएगा, उसको अभी के लिए मैं नाम दे देता हूँ कुछ एफ एक्स, क्योंकि आउटपुट जो है वो एक इनडेफिनेट वैल्यू आएगी, इक्वेशन टाइप की आएगी। साथ में प्लस में कुछ कांस्टेंट सी भी अपन ऐड कर देते हैं, जिसकी वैल्यू हो सकता है 0 हो या हो सकता है कुछ और वैल्यू हो, वो डिपेंड करेगा हमारे पास इनिशियल कंडीशंस पे। तो सी क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी के लिए बस मैं इनको फॉर्मूला को काम में लेके बस बीच में लास्ट में प्लस से लिखता चलूँगा। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं तुम्हें इस कांस्टेंट का भी मीनिंग बता दूंगा कि इस कांस्टेंट को अपन को कैसे काम में लेना है। तो उम्मीद आपको ये सिंबल समझ में आ गए होंगे। तो सीधा अपन चलते हैं फॉर्मूलों की तरफ। ठीक है, तो साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाना ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको इनको प्रॉपरली। ठीक है, चलिए फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की कुछ भी ना दिया जाए, केवल डी एक्स दे दिया गया, जो वेरिएबल था इंटीग्रेशन का वो यहीं दे दिया। तो डी एक्स क्या है, छोटा सा एक्स हमारे पास। डी एक्स क्या है, स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं ऐसी डी एक्स को सबको अगर ऐड करता जाऊँ इंटीग्रेशन करके तो टोटल लेंथ मिल जाएगी एक्स। तो डी एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। ठीक है, साथ में प्लस में सी लगाए थे, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, अब डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर एक्स है तो अगर बोला जाए कि डी टी का इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा, सिंपली बोल सकते हैं टी हो जाएगा, टी प्लस सी। डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी प्लस सी। क्लियर है, उम्मीद है सबको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। सेकंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं कि अगर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन क्या आता है। तो तुम्हें अगर याद हो तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर आगे आती थी और ऊपर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता था। यहाँ क्या करना है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने की बजाय पावर में 1 ऐड होगा और वो आगे आने की बजाय पावर आएगी डिवाइड में। तो एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n+1 प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये फॉर्मूला n की हर वैल्यू के लिए लग सकता है, केवल और केवल -1 नहीं होना चाहिए। मतलब x की पावर -1 मतलब 1/x नहीं होना चाहिए, उसके अलावा हर चीज़ के लिए लग सकता है 1/x², x3, x की पावर 3/2, सबके लिए फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, अब इसको काम में लेते हैं ज़रा। जैसे आपको बोल दिया गया है, हाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ में भले ही मैं बार बार वेरिएबल एक्स काम में ले रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल एक्स ही हो। एक्स एक बस वेरिएबल का नाम है, उसकी जगह टी, वी, पी कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया x² का इंटीग्रेशन करना है एक्स के ही रेस्पेक्ट में, तो साफ से आप ये एक्स की पावर n जैसा नज़र आ रहा है, जिसमें n की जगह 2 आ गया। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करेंगे और ऐड करके उसे नीचे ले आएंगे। तो इंटीग्रेशन होकर वैल्यू कितनी आ गई, x³ 3। सिंपल है। यहीं अगर मैं कह दूँ, मान लो ये होता है हमारे पास √x, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो हमें तो x की पावर n का फॉर्मूला पड़ा है, हमें इंटीग्रेशन करना है √x का। कोई बात नहीं, x की पावर n जैसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बनाया जा सकता है। क्या √x को अपन लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब इजीली इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, जहाँ n की वैल्यू 1 हो गई। तो क्या हो जाएगा, पावर में पहले 1 ऐड कीजिए और ऐड करके पावर को नीचे लाइए प्लस कांस्टेंट। तो ये बन गया x की पावर
3/2 अपॉन में 3/2, जिसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 पर चला जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। क्लियर है? तो उम्मीद है सबको फार्मूला समझ में आ गया होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, इनको ज़रा आप ट्राई कीजिए। अब जैसे एग्जाम्पल है x की पावर 7 का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। 1/x² का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, 1/x का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो एक बार ये ज़रा कॉपी कीजिए और ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। हाँ भाई, देखना ज़रा, ट्राई कर लियो तो सॉल्यूशन अपना मैच करना। तो x की पावर 7 बिल्कुल x की पावर n जैसा नज़र आ रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पावर में 1 ऐड करो और ऐड करके पावर नीचे लाओ। तो कितना हो गया, x की पावर 8/8, ठीक है। सिंपल एकदम। अगर इस तरह से x की पावर 6 होता तो क्या हो जाता, पावर में 1 ऐड करते और ऐड करके नीचे ला दे, तो x की पावर 6 का कितना हो जाता, x की पावर 7/7। अगर मान लो t² होता तो कितना होता था t के रेस्पेक्ट में, t की पावर 3/3, पावर में 1 ऐड किया और ऐड करके नीचे लेके आ गए। अगर t होता तो क्या हो जाता, पावर में 1 ऐड किया और ऐड करके नीचे लेके आ गए, ठीक है। तो एकदम सिंपल है। उम्मीद है ये x की पावर n वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा आपको। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है x की पावर n जैसा, बट ये है 1/x²। तो पहले तो इसको x की पावर n में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 dx। अब ये सिंपली x की पावर n जैसा नज़र आ रहा है, जिसमें n की वैल्यू -2 हो गई। तो क्या करें, पावर में 1 ऐड कीजिए और ऐड करके उसे नीचे लेके आइए। तो -2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 है ना, -1 होगा भी अपॉन में -1। तो ये आ गया -1/x की पावर -1 को नीचे ले आते तो 1/x प्लस c। तो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना हो गया, -1/x, ठीक है। अब 1/x का इंटीग्रेशन कैसे करें, इसको लिख दें x की पावर -1 dx, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर में 1 ऐड किया और ऐड करके उसे नीचे लेके आ गए, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, x की पावर 0/0। देखा, अनडिफाइन हो जाएगा। कैसे, ये हमारे पास 1/0 इन्फाइनाइट अनडिफाइन हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि ये x की पावर -1 के लिए, मतलब 1/x के लिए फार्मूला नहीं लगता। तो ये अगर अपन कर रहे हैं तो ये गलत होगा, ऐसे नहीं करना है। 1/x के लिए x की पावर n जैसा फार्मूला नहीं लगता, उसके लिए अलग से ही फार्मूला आएगा हमारे पास। क्या मैं इतना क्लियर मानूँ? ओके देन, ठीक है। तो उम्मीद है सबको फार्मूला समझ में आया होगा। यहीं मैं 1-2 एग्जांपल और दे रहा हूँ, ज़रा वेरिएबल चेंज करके ज़रा इनका इंटीग्रेशन कीजिए। आपसे बोला गया है कि t की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करना है, कितना आएगा बताइए ज़रा, ट्राई कर लिया? ओके, तो कितना आएगा, बिल्कुल t की पावर n जैसा दिख रहा है। तो पहले पावर में 1 ऐड करेंगे और ऐड करके पावर को नीचे लाएंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास t की पावर -3/2 में 1 ऐड होगा तो -1/2 अपॉन में -1/2। आगे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। मेजॉरिटी में हमें ये 2 काम आते हैं। और भी अगर हम बात करें, यहीं पे मैं एक रूल बता रहा हूँ। क्या है हमारे पास, फर्स्ट रूल, जैसे डिफरेंशिएशन में अपने रूल पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही रूल है कि अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट मल्टीपल डिवीजन में हो, जैसे डिफरेंशिएशन का अगर मैं रिकॉल कर रहा हूँ, तो अगर कॉन्स्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता था तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता था। लेकिन अगर कॉन्स्टेंट मल्टीपल डिवीजन में होता था तो वो साथ में पड़ा रहता था। सेम टू सेम रूल यहाँ है कि अगर मान लो मेरे को इंटीग्रेशन करना है fx का, और वो आ रहा है कैपिटल X प्लस C। अगर इसकी वजह ऐसा होता कि यहाँ कुछ कांस्टेंट रहा होता अल्फा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट साथ में पड़ा रहेगा, कांस्टेंट साथ में पड़ा रहेगा। आप fx का इंटीग्रेशन कर दीजिए, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है,
सिंपल है। तो रूल क्या बना, अगर कॉन्स्टेंट मल्टीपल डिवीजन में है तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हो साथ में पड़ा रहता है। सिंपल रूल है एकदम। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए, आपसे बोला जाता कि ये टी डी टी है। अब ये टी ना होकर यहाँ पे मान लो होता हमारे पास 2t/dt, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करें, 2 एक कॉन्स्टेंट है और वो भी मल्टीपल में पड़ा हुआ है, तो 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, साथ में पड़ा रहेगा, और आप केवल t का इंटीग्रेशन कर दीजिए बस। तो सेम वही वाली बात हो जाएगी। कॉन्स्टेंट अगर मल्टीपल डिवीजन में है तो वो साथ में एज पड़ा रहेगा, और अब बचे कुछ इक्वेशन का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 2 पड़ा रहेगा, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड किया और ऐड करके नीचे लेके आए, तो ये हो गया हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, t² + c, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिंपल है। उम्मीद है सबको ये रूल समझ में आ गया होगा। सेकंड रूल है हमारे पास कि अगर मान लो 2-3 इक्वेशन एडिशन में है, कि मान लो f(x) भी है और उसी में g(x) भी ऐड हो रखा है, और इस कंबाइंड इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करें, तो आप dx को पहले अंदर मल्टीपल कीजिए, तो ये बन जाएगा f(x) dx, gx dx, बीच में प्लस था। ठीक है। तो रूल क्या है कि अगर 2-3 इक्वेशन अगर एडिशन में हो तो अपन को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जैसे डिफरेंशिएशन की बिल्कुल वही काम करेंगे। डिफरेंशिएशन में भी अपन यही करते थे कि जब 2-3 इक्वेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते थे। यहाँ पर भी यही करेंगे कि अगर 2-3 चीज़ें अगर हमारे पास एडिशन में है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इसी तरह से अगर ये सब्ट्रैक्शन में रही होती तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते सब्ट्रैक्शन के साथ में। तो सेम टू सेम डिफरेंशिएशन जैसा ही चल रहा है। ठीक है। तो कॉन्स्टेंट साथ में है तो साथ में पड़ा रहेगा, और 2-3 चीज़ें अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट कर देते हैं। हाँ, मल्टीपल डिवीजन में तो उनके लिए अलग से रूल होते हैं, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। जैसे यहीं अगर आपसे कहूँ मैं कि आपको बोला गया है कि t-2 का इंटीग्रेशन कीजिए, तो क्या करें, dt को अंदर मल्टीपल कर दो, तो ये बन जाएगा एक तो t/dt और एक बन जाएगा -2dt। तो क्या किया, 2 चीज़ें अलग अलग सब्ट्रैक्शन में है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। अब रूल्स काम में लेते हैं, तो t/dt का क्या हो जाएगा, t की पावर 1 जैसा है, तो ये हो जाएगा पावर में 1 ऐड किया और ऐड करके नीचे लेके आए, -2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, केवल dt का इंटीग्रेशन। तो 2 पड़ा रहेगा, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t, साथ में कॉन्स्टेंट आ जाएगा c। अब कोई बोलेगा सर इसका C1 आएगा, इसका C2 आएगा, बिल्कुल आप वो भी कर सकते हो, इसका C1 कॉन्स्टेंट आएगा, इसका C2 कॉन्स्टेंट आएगा, और दोनों सब्ट्रैक्ट होकर एक नया ही कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो दो कॉन्स्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो एक बार कॉपी कीजिए ज़रा। ठीक है। उम्मीद है सबको ये रूल समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं, कि जैसे मान लो x की पावर 2 है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, पावर आगे आती है और ऊपर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अगर मैं ये जो आउटपुट में है इसी का अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे को वापस वही चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। तो 2 पड़ा रहेगा, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड किया, ऐड करके नीचे लेके आएगा, तो फिर से वही 2 का 2 आ गया x²। इसलिए मैंने कहा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट प्रोसेस। ओके। तो उम्मीद है आपको ये दोनों फार्मूले और दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे ज़रा आगे के फार्मूले देखते हैं। सिंपल से फार्मूले हैं हमारे पास, तो चलते हैं अपन। जैसे वहाँ पे अपन ने ये सेम 2 फार्मूले देखे थे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों की तरफ अपन चल गए थे। तो अभी भी अपन देखते हैं ज़रा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। तो थर्ड फार्मूला है हमारे पास कि अगर मुझे साइन x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा। ठीक है। तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -sin x, तो -sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट प्रोसेस होते हैं। ठीक है। तो -sin x का इंटीग्रेशन है cos x। अब ऐसे याद रखने की बजाय इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि -sin का इंटीग्रेशन cos है, या उसकी बजाय cos का इंटीग्रेशन sin का इंटीग्रेशन -cos है। ठीक है। उस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। क्लियर है। सिंपली आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन का डिफरेंशिएशन तो प्लस का कॉस होता है, बट इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है। ऐसे ही कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, बट इंटीग्रेशन प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है हमारे पास कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के ही रेस्पेक्ट में कितना होता है,
माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसी में अपन फर्दर फॉर्मेट भी बना सकते हैं। क्या, अगर मान लो अंदर एंगल के अंदर तुम्हें कांस्टेंट दे दिया जाए अल्फ़ा, मैं यहाँ अल्फ़ा और बीटा दो कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, ये दो अलग अलग कांस्टेंट्स हैं। अगर साइन के अंदर, ठीक है, अल्फ़ा एक्स दे दिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, काफ़ी हद तक सिमिलर। ये बेसिकली अभी जो भी दोनों फार्मूले बता रहा हूँ मैं, ये सब्स्टिट्यूशन से आए हुए रिजल्ट हैं। हम बार बार इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसलिए एज इट इज़ फार्मूले की तरह ही याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, साइन का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस, तो यहाँ भी साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था, तो अंदर वाला एंगल एज इट इज रहा, तो यहाँ भी अंदर वाला एंगल एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो डिफरेंशिएशन में तो मल्टीपल में जाता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाएगा। ये फॉर्मेट हो गई हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, अंदर वाला एंगल एज इट इज, और जो एक्स का कॉफिशिएंट है, बेसिकली वेरिएबल का कॉफिशिएंट है, वो डिवाइड में चला जाएगा। अगर यहाँ टी रहा होता तो टी का कॉफिशिएंट डिवाइड में जाता, प्लस सी। जिसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपसे बोल दिया कि इंटीग्रेशन करना है साइन 2t का टी के ही रेस्पेक्ट में, तो बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशन नज़र आ रही है अल्फा एक्स टाइप की। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, अंदर वाला एंगल एज इट इज, और वेरिएबल टी का कॉफिशिएंट डिवाइड में चला जाएगा, प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, सिंपल है। इसी की अगर मैं थर्ड फॉर्मेट की अगर बात करूँ इसी फॉर्मूले की, तो वो क्या है हमारे पास, ये साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा टाइप का आ जाए, दो दो कॉन्स्टेंट आ जाए अंदर, तो क्या हो जाएगा, अब भी सेम काम करना है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, अंदर वाला एंगल एज इट इज, और एक्स का कॉफिशिएंट किधर चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर बात करूं, आपसे बोल दिया साइन 2t -5 का इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी करो और ज़रा ट्राई करके बताइए क्या आएगा। कर लिया ट्राई, देखिए ज़रा सॉल्यूशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस, ठीक है, अंदर वाला एंगल एज इट इज, और जो टी का कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सबका सही होगा। अगर आपका सही है तो ज़रा कमेंट करके बताइए कि कितना आएगा, सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास रियलिटी में ये तीन फार्मूले नहीं है, एक ही फार्मूले के तीन फॉर्मेट हो गए हमारे पास ये। ठीक है, ऐसी अगर मैं फर्दर अगर बात करूं कॉस के फार्मूले के रिगार्डिंग, फोर्थ, ठीक है, तो हमारे पास साइन का डिफरेंशिएशन होता था कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। अब याद कैसे रखेंगे, सिंपली कि भाई कॉस का डिफरेंशिएशन तो होता है माइनस का साइन, बट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है, देखो इसमें तुमसे गड़बड़ अगर होगी तो ये होगी कि डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन कर जाओगे और इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन कर जाओगे। तो मैं कहूँगा एक बार सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद फॉर्मूले को लिख लिख के जरूर याद कर लेना बिना देखे। ठीक है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस का साइन एक्स। इसी की तुम फर्दर दोनों फॉर्मेट और बना सकते हो, अल्फा एक्स वाली भी और अल्फा एक्स प्लस बीटा वाली भी। क्या हो जाएगा, अगर कॉस अल्फा एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस का होता है प्लस साइन, तो यहाँ भी प्लस साइन, अंदर वाला एंगल जो है वो एज इट इज, तो यहाँ भी एज इट इज, और एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अनदर फॉर्मेट की अगर बात करूँ कॉस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाली, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, अंदर वाला एंगल एज इट इज, और एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सबको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन ज़रा ट्राई कीजिए कि कॉस पाई -3t का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार। हो गया, देखिए ज़रा सॉल्यूशन मैच कीजिएगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का साइन, तो यहाँ भी कॉस का इंटीग्रेशन प्लस का साइन, अंदर वाला एंगल एज इट इज,
अब वेरिएबल टी है तो टी का कोफिशिएंट नीचे जाएगा यहाँ, ठीक है। तो टी का कोफिशिएंट क्या है, पाई -3 या 3, तो टी का कोफिशिएंट है -3, तो ये जाएगा डिवाइड में। ओके, उम्मीद है सबको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब जैसे साइन का हो गया, कॉस का हो गया, इसी तरह से अपन फर्दर फार्मूले भी बना सकते हैं। साथ साथ लिखते हुए चलिएगा भाई। अगला फार्मूला क्या हो जाएगा, वहाँ अपन ने पढ़ा था कि टेन का डिफरेंशिएशन क्या था, सेक स्क्वायर। तो यहाँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। सिंपल, कोई नया एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। डिफरेंशिएशन अगर आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेशन क्लियर है। अब इसमें भी फर्दर वो तीनों फॉर्मूले बनाई जा सकती हैं। कैसे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x है, वीडियो पॉज करके ज़रा खुद से बनाइए एक बार, क्या आएगी तीनों। बनाया, देखना ज़रा भाई। अगर एक्सप्रेशन हो सेक स्क्वायर अल्फा एक्स, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x था, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। अंदर का एंगल एज इट इज, यहाँ भी एज इट इज, और x का कोफिशिएंट डिवाइड में चला जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी थर्ड फॉर्मेट बनाई जा सकती है। तो रियलिटी में ये एक ही फार्मूला है, बस इसकी फॉर्मेट तीन तीन बनाते हुए चल रहे हैं अपन। तो ये हो जाएगा 10 अल्फा एक्स प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, ठीक है। इसी तरह से फिर अगला फार्मूला क्या पढ़ा था, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको ये। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार ज़रा कमेंट में करके बताइए, यस और नो लिख के। हाँ भाई, उसके बाद अपन ने डिफरेंशिएशन में क्या किया था, 10 के बाद कॉट का डिफरेंशिएशन किया था। तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या आया था, माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट। अब इसको ऐसे याद रखने की बजाय ऐसे याद रखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, ठीक है। इसकी भी फर्दर फॉर्मेट बनाई जा सकती है। अल्फा एक्स वाली और एक अल्फा एक्स प्लस बीटा वाली। हालांकि अपन को ये बहुत ही कम काम आएंगे, फिर भी अपन को सेफ्टी के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ अल्फा एक्स बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में। यहाँ कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, अंदर वाला एंगल एज इट इज, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में, ठीक है। लिख लिया सबने। अगला क्या पढ़ा था अपन ने वहाँ पे, 7th, tan का हो गया, कॉट का हो गया, फिर सेक का। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या आया था हमारे पास, वो आया था सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। तो सेक का डिफरेंशिएशन था सेक इंटू 10, तो सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स, ठीक है। बाकी दोनों फॉर्मेट भी लिखिए ज़रा खुद सब, क्या हो जाएगी। अगर सेक अल्फा एक्स, चलो ये काम मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, आप इजीली कर सकते हो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि सेक अल्फा एक्स इंटू 10 अल्फा एक्स का क्या हो जाएगा, सेक अल्फा एक्स अपॉन अल्फा। अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा हो तो यहाँ भी अल्फा एक्स प्लस बीटा और एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर अपन ने कॉसेक का किया था डिफरेंशिएशन। तो कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस कॉसेक इंटू कॉट। तो माइनस कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन कॉसेक हो जाएगा। इसको अगेन माइनस को उधर ले जाते हैं, तो कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एस प्लस सी। तो ये हो गए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अलग से कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही हमको। अगर हमको डिफरेंशिएशन क्लियर है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेशन उसके जैसा ही है। लिख लिया सबने, चलिए। तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 वाला पड़ा, यहाँ dx वाला फार्मूला हो गया। फिर x की पावर n, यहाँ भी x की पावर n। वहाँ ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के फार्मूले, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के फार्मूले। फिर अपन ने वहाँ पढ़ा था e की पावर x। तो यहाँ अगला फार्मूला क्या है कि e की पावर x का अगर तुम्हें याद हो तो डिफरेंशिएशन भी क्या होता था, e की पावर x, तो इंटीग्रेशन भी यही आएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अब इसकी दोनों फॉर्मेट बनाते हैं। जो काम ट्रिग्नोमेट्री में अंदर वाले एंगल के साथ होता है वो एक्सपोनेंशियल में पावर के साथ होगा। तो अगर ये e की पावर अल्फा एक्स टाइप का हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x, तो यहाँ e की पावर अल्फा एक्स का e की पावर अल्फा एक्स। हाँ, x का जो कोफिशिएंट है पावर में वो डिवाइड में चला जाएगा। जैसे अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझूं तो आपसे बोल दिया जाए e की पावर माइनस पाई टी का इंटीग्रेशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा।
तो e की पावर माइनस पाई टी का तो e की पावर माइनस पाई टी हो गया, और वेरिएबल टी है तो t का कॉफिशिएंट माइनस पाई किस में चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अगली फॉर्मेट, थर्ड फॉर्मेट क्या बनेगी इसी में कि अगर e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा हो, खुद से बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा का तो सेम टू सेम रहा, x का कॉफिशिएंट डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो ये ज़रा कॉपी कीजिए और इसको ज़रा सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। ट्राई कर लिया सबने, देखना ज़रा भाई किसका सही आएगा। तो e की पावर माइनस टू प्लस थ्री टी का तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टू प्लस थ्री टी, वहाँ एंगल सेम रहा है, पावर सेम ले रही है, फिर t का कॉफिशिएंट डिवाइड में जाएगा जो कि 3 है। किस किसका सही है बताइए ज़रा सब लोग कमेंट करके। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट फार्मूला जो वहाँ देखा था वो क्या था, log x का, कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। इसलिए मैंने कहा था x की पावर n वाले फार्मूलों में कि केवल n बराबर -1 के लिए वो फार्मूला नहीं लगता, अदरवाइज सबके लिए लगता है। क्यों? क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन x की पावर n से नहीं करेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो 1/x लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन log x है, या बोल दो dx/x का इंटीग्रेशन log x है। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मेट ही बनेगी बस, क्योंकि अगर अल्फा एक्स लिखोगे तो बेसिकली वो तो कांस्टेंट डिवीजन में वाली बात हो जाएगी, तो रूल से कांस्टेंट साथ में रह जाएगा। इसकी जगह अगर ये ऐसा हो कि अल्फा एक्स प्लस बीटा टाइप का हो, नीचे एक्स की पावर 1 ही है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो भी डिनोमिनेटर में है वो चला जाएगा लॉग में, अल्फा एक्स प्लस बीटा, और एक्स का कॉफिशिएंट चला जाएगा डिवाइड में। जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं कहूँ, आपसे बोल दिया जाए डी टी अपॉन में 5 - 3t का इंटीग्रेशन करना है, ट्राई कीजिए ज़रा कितना आएगा। हो गया, तो देखो 1/, में चल रहा है और पावर भी 1 है, तो बिल्कुल लॉग की तरह काम में ले लिया जाएगा इसको। तो क्या हो जाएगा 5 - 3t का क्या हो जाएगा, 1/5 - 3t का लॉग 5 - 3t, और t का कॉफिशिएंट चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ध्यान देना यहाँ जहाँ मैं x लिख रहा हूँ वहाँ x ही होना चाहिए, x² नहीं। ठीक है, जैसा दे रखा है एज इट इज वैसा होगा, उसी के लिए है ये। इसके अलावा अदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट होती हैं, उनके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड या मल्टीपल अदर मेथड अपन काम में लेते हैं, अपन को उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए अपन लिमिटेड रहेंगे उसी वहीं तक जहाँ तक अपन को फिजिक्स में काम आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे फार्मूले हो गए। ओके, तो अगली क्लास जब अपनी होगी तो उस टाइम ये सारे फार्मूले रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। सभी को गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।